दोस्तों, आजकल के ज़माने में दुनिया में कोई भी रिश्ता हो, चाहे पति और पत्नी का हो, चाहे दोस्ती का हो, यह रिश्ता सिर्फ भरोसे पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से भरोसा टूटता है उसी दिन से दोस्ती और पति पत्नी का रिश्ता पूरी तरह से तबाही के कगार पर पहुंच जाता है। और उसी तबाही की वजह से एक ऐसी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, ना उस ज़िंदगी के बारे में कोई सोच पाता है, ना उस ज़िंदगी के बारे में कोई कल्पना कर पाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है कि जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए वह जेल के सलाखों के पीछे तक पहुंच जाती है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। आज की यह जो सच्ची कहानी है, यह कहानी है ठीक मध्य प्रदेश और उसी में सागर जिला पड़ता है और ठीक उसी का ही एक बहरोल थाना पड़ता है और उसी का सटा हुआ एक पिडरुआ गाँव पड़ता है। उस गांव की मैं बात करने जा रहा हूं और वो भी 12 जनवरी साल 2024 का ही सुबह का टाइम होता है। तो पिडरुआ गांव के कुछ नौजवान लड़के होते हैं, वह दौड़ के लिए अपने गांव से बाहर रनिंग पे अब निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दूर जाते हैं तो एक बाग होता है। अब उसी के साइड में एक तालाब होता है, तो उसी तालाब में उनकी नज़र पहुंचती है। तो देखते एक बोरी है, उसी बोरी में उनको कुछ अनजान की भनक लग जाती है, जिसकी वजह से अब युवक करीब जाते हैं। जाने के बाद उनको पूरी तरह से यकीन हो जाता, बस करो इस बोरी में किसी व्यक्ति का डेड बॉडी अब पड़ा हुआ है। तुरंत इसकी जो सूचना होता है अपने गांव के प्रधान को देते हैं और प्रधान जब खबर पाते हैं वह भी अपने कुछ हितकारियों को साथ लेते हैं और उसी तालाब पे पहुंच जाते हैं। तो काफ़ी लोग होते हैं, तो लोग वहाँ तरह तरह की बातें करते हैं। तो उसी में से एक व्यक्ति होता है जो उसी वक्त अपना फ़ोन निकालता है और बहरोल पुलिस थाने में कॉल कर देता है। तो वहाँ के जो सच्चो साहब होते हैं सेवन राज अब पिल्लई, वह जैसे ही खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को लेते हैं और साथ में इसकी जो सूचना होता है फोरेंसिक टीम को भिजवा देते हैं और चंद मिनट के अंदर अब पिडरुआ गांव पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही तालाब के साइड में पहुंचते हैं, देखते तालाब में के साइड में काफ़ी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, वह भी गाँव के लोग होते हैं। अब सच्चो साहब सेवन राज पिल्लई अपने अधिकारी को लेकर जैसे ही तालाब के साइड में खड़े होते हैं तो देखते एक बोरी है। उस बोरी के साइड में काफ़ी सारे बर्र लगे हुए हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है उस बोरी को अपने कब्जे में लेने के लिए अपने दो सहयोगी को उसी तालाब में उतार देती है और सहयोगी जो होते हैं बोरी सहित जो होता है खींच के बाहर लाते हैं। लेकिन जैसे ही बोरी को खोला जाता है तो उसी में से एक व्यक्ति का डेड बॉडी जो होता है दन से बाहर आ जाता है। तो लोग जो खड़े होते हैं वहीं शिनाख्त कर लेते हैं। तो पता चलता है इसी गाँव का रहने वाला तुलसी राम प्रजापति है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होता है। सच्चो साहब सेवन राज पिल्लई जैसे ही अब तुलसी राम प्रजापति के बॉडी का वही तौर तरीके से छर करने जाते हैं तो पता चलता है कि शरीर के आगे वाला जो हिस्सा होता है तुलसी राम का, उस पर काफ़ी ज़्यादा गहरे गहरे घाव होते हैं। पुलिस की टीम पहली नज़र में देखती है कि बस करो इसकी जो मौत हुई है यह मौत साधारण तरीके से नहीं हुई है, बल्कि बेरहम तरीके से किसी ने हत्या की है और बोरी मिलाकर तौर तरीके से डम कर पत्थर सहित इसी तालाब में अपना ठिकाना बनवाया होगा, ताकि डेड बॉडी का अता पता ना चले। पुलिस की जो टीम होती है अब वहाँ जो खड़े लोग होते हैं उनसे जब पता चल जाता है कि तुलसी राम प्रजापति का यह डेड बॉडी है, तो उसी समय इसकी जो सूचना होता है अब तुलसी राम प्रजापति के घर वालों को दे दिया जाता है। उनके घर वाले खबर पाते हैं और बिना टाइम का दवा भी पहुँचते हैं। तुलसी राम के अपने बड़े भाई भी होते हैं, अपने माता पिता होते हैं, सभी लोग वही चीख चिल्ला कर रोना चिल्ला शुरू कर देते हैं। पुलिस की जो टीम होती है तौर तरीके से अब बॉडी का निरीक्षण करती है तो पता चलता है कि तुलसी राम का जो शरीर होता है पूरी तरह से अब बिन कपड़े का होता है। पुलिस भी नहीं समझ पाती है कि आखिर हत्यारे का बिन कपड़े से लेना देना क्या था।
इसकी जो टीम होती है उसी वक्त बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण कर लेती है और वहीं पंचनामा करती है और उठाकर अपने ही सरकारी और राजकीय अस्पताल में मोर्चरी के लिए भिजवा देती है। अब पुलिस की टीम वहीं खड़े जो लोग होते हैं उनसे कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद यह जानना चाहती थी कि आखिर तुलसीराम विश्वकर्मा से अब गांव में किसी के साथ पहले से रंजिश था या किसी के साथ पुरानी लेन देन हो। इस तरह की पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम अपने थाने लौट आती है। आने के बाद पुलिस की टीम उसी वक्त अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 301 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। एचएसओ साहब अब सेवन राज पिल्लई जो होते हैं उसी वक्त एक टीम गठित करते हैं जिसमें काफ़ी सारे कांस्टेबल होते हैं, बड़े बड़े सिपाही होते हैं। सभी लोग मिलकर इस केस को सुलझाने के लिए तो लग तो जाते हैं। अब लेकिन जैसे ही शाम का टाइम होने वाला होता है तो उसी वक्त पुलिस के सामने एक मुखबिर पहुँचता है जो पुलिस का काफ़ी ही पुराना और मुखबिर होता है। वह पहुंचता करने लग जाता है कि साहब इसी गांव की रहने वाली सविता आदिवासी महिला है जिसकी उम्र 28 साल के आसपास है। साहब सविता का लगभग 2 साल से तुलसीराम से प्रेम संबंध चल रहे हैं। अब इसकी जानकारी साहब सविता के अपने पति को थी और यहाँ तक पूरे गांव वालों को थी, लेकिन आए दिन सविता और उसके पति के बीच झगड़े तकरार चलते थे और पुलिस की टीम सारा माजरा समझ जाती है और बिना टाइम गंवाने अपने दल बल टीम को लेती है और सीधा का सीधा सविता के घर पहुँच जाती है। और सविता से पुलिस की टीम उसके ही घर में मुलाकात करती है, लेकिन सविता का जो चेहरा होता है पुलिस को देखकर पूरी तरह से उड़ सा जाता है। पुलिस की टीम लेकर थाने पहुंचती है और लेकिन जैसे पूछताछ करती है तो सविता कोई सातिर मुजरिम थी नहीं जो पुलिस के सामने अब ज़्यादा देर टिक सके बिना किसी सख्ती दबाव के। उसी वक्त अब तुलसीराम विश्वकर्मा यानी कि सविता का अपना जो प्रेमी होता है वही तुलसीराम विश्वकर्मा का हत्या का जुल्म कबूल कर लेती है। लेकिन पुलिस के सामने अब जो सच्चाई रखती से सुनने के बाद लोग सोचने पर मजबूर हो जाते कि आखिर एक औरत अपने शौक को पूरा करने के लिए यह कैसा कदम उठा सकती है, आखिर उस कदम का यह नतीजा हो सकता है। असल में उसी जो पिटरुआ गांव पड़ता है उसी पिटरुआ गांव का ही रहने वाला हो पुन्नू लाल आदिवासी। उसकी शादी लगभग घटना से मात्र अब 10 साल पहले जाकर अब सविता से हो जाता है। सविता भी देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और चंचल होती है, लेकिन सविता अपने ससुराल जब पहली बार आती है और पहली बार अपने ससुराल की हाव भाव को देखकर समझ जाती कि आखिर जो होता है अब पुन्नू लाल से अच्छा हमें पति नहीं मिल सकता था, जिसकी वजह से उसी वक्त इधर सविता अपनी वहीं अब पत्नी धर्म निभाना शुरू कर देती है। तौर तरीके से रहती है, लेकिन कुछ महीने के अंदर जो अपने पति का दिल भी तौर तरीके से अब जीत लेती है। थोड़ी दिन बाद अब सविता पूरे परिवार के दिलों पर राज करना शुरू कर देती है, क्योंकि सविता देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और चंचल होती है, एकदम नैनबख्श होती है। इधर पुन्नू लाल जो होता है अब सविता के खूबसूरती को देखकर एकदम सेवा पानी में कोई कसर नहीं छोड़ता। उसके लिए जी तोड़ मेहनत भले न करना पड़ जाए, लेकिन समय बीतने लग जाता है और बीते बीते समय जो होता है इनके ज़िंदगी का इधर 8 साल का वक्त निकल जाता है और ना पुन्नू लाल को खबर लगता है और ना इधर अब सविता को खबर लगता कि हमारी ज़िंदगी में आखिर सिर्फ एक हंसती खेलती ज़िंदगी में नवजात बच्चे की कमी रह गई। लेकिन आखिर जो होता है समय के हिसाब से इनकी ज़िंदगी चलने लग जाती है तो इधर खुद पुन्नू लाल काफ़ी मुसीबत में पड़ जाता है। सोच लेता है कि अब हमें जो होता है अपने पारिवारिक खर्चा देखने रखने के लिए कोई न कोई और साधन ढूंढना पड़ेगा। तभी पुन्नू लाल के एक करीबी किसान होते हैं जो गांव के बाहर होते हैं, उनके लगभग 10 बीघा खेतिहर ज़मीन होती है। अब उसी को जाता है पुन्नू लाल उनसे जोता है बटई पर ले लेता और लेने के बाद उसी खेत में जाकर एक बढ़िया सा टपरी डालता है और उसी टपरी में अपनी पत्नी अब जाकर सविता के साथ रहना शुरू कर देता है। और इधर जैसे सुबह का टाइम होता है तो पुन्नू लाल जो होता है उसी खेत में लग जाता, दिन भर लगा रहता। उसकी मेहनत को देखकर उसकी जो पत्नी होती है सविता भी हताश हो जाती है। और लेकिन जब शाम का टाइम होता अपने घर आता, आने के बाद खाना पीना खाकर थके होने की वजह से पुन्नू लाल जाकर चारपाई पकड़कर सो जाता। लेकिन सविता जब पास जाती खर्राटे को देखती उसके मन में निचोड़ मच जाती। यही सब सोच साच कर सविता समझ जाती है कि बस करो, पुन्नू लाल की जो शरीर है जो अवस्था है वह पहले सन नहीं रहा और पुन्नू लाल की इसी हरकत की वजह से अब इधर सविता और पुन्नू लाल के बीच कभी कभी झगड़े तकरार हुआ करते थे। और झगड़े तकरार का जो सिलसिला होता है अब बेधड़क चलने लग जाता है। लेकिन घटना से मात्र 1.5 साल पहले जो होता है पुन्नू लाल जिस किसान का खेत बटई पे ले रखा था उसी किसान के बगल का ही रहने वाला अब तुलसीराम
विश्वकर्मा होता है, जिसकी उम्र अब लगभग 27 साल के आसपास होता है। उसके परिवार में उसके अपने माता पिता भी होते हैं और टोटल 2 भाई भी होते हैं। लेकिन उसकी जो शादी होती है अब इधर उस 1.5 साल पहले से होता है, जो ठीक उड़ीसा की रहने वाली होती है। देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, लेकिन जैसे ही अपनी पत्नी को अपने पास लाता है, ठीक कुछ महीने के अंदर जो होता है उसके पत्नी को कुछ ऐसा गलत आभास हो जाता है, जिसकी वजह से अब इधर तुलसी राम और जाकर उसकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़े तकरार चलते थे। हताश होने की वजह से उसकी पत्नी एक बार अपने मायके चली जाती है, लेकिन दोबारा अब लौटकर अपने ससुराल ना आती है और तुलसी राम जो होता है बगैर पत्नी की अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता है। कैसे ना तैसे कर अपनी ज़िंदगी का कुछ साल तो निकालता है, लेकिन जैसे ही घटना के 1.5 साल बचते हैं तो उसी वक्त जो होता है तुलसी राम अब इधर अपने बगल में रह रहे बटई पर अब पुन्नू लाल के पास आना जाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है और पुन्नू लाल काफ़ी जाना माना एक खेतिहर कारीगर है, काफ़ी नॉलेज रखता है, जिसकी वजह से अब तुलसी राम पुन्नू लाल के पास जाने की वजह से उससे हर चीज़ की राय लेना लग जाता है। अब एक दिन जैसे दोपहर का टाइम होता है तो उसी वक्त पुन्नू लाल के पास जाकर अब तुलसी राम बैठा होता है तो सामने से सविता गुजरती है और सविता की खूबसूरती को देखकर तुलसी राम वही दीवाना से हो जाता है। लेकिन सविता की जो मीठी मीठी बात होता है अब तुलसी राम के मन में घर कर जाती है। तुलसी राम भी अपने आप को कंट्रोल कर पाता है और वहीं सविता से भाभी का रिश्ता बनाकर हंसी ठिठोले करना शुरू कर देता है। लेकिन पुन्नू लाल को भी कोई ऐतराज़ नहीं रहता है, क्योंकि दोनों हम उम्र के होते हैं। हम उम्र के होने के नाते जो होता है दोनों में उठका बैठका काफ़ी दिनों तक पहले से चलना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे जब वक्त गुजरने लग जाता है तो इधर तुलसी राम को अभ्यास हो जाता है कि आखिर हमें अब सविता से कोई ना कोई मोड़ लेना चाहिए, जिसकी वजह से अब जब भी मौका पाता तुलसी राम इधर सविता से मिलने के लिए उसके ही अब उसी टपरी में पहुंच जाता। 3-4 बार मीठी मीठी बात करता तो सविता को भी हवास हो जाता कि आखिर तुलसी राम की चाहत कहाँ तक है, किस लिए यहाँ आने का हर रोज़ का उसका सिलसिला रहता है। यही सब जानकर इधर खुद जो होती है अब सविता अपनी मन की बात कहने के लिए बेकरार उठती है, क्योंकि सविता की भी अपनी ज़रूरत होती है। पता होता समय के हिसाब से इधर पुन्नू लाल का जो शरीर है पूरी तरह से जवाब दे चुका है, जिसकी वजह से इधर खुद सविता अब नए यार की तलाशी में लग जाती है। लेकिन उसकी निगाह में इधर जाकर खुद तुलसी राम आ जाता है। आने की वजह से हर दिन जब भी उसकी नज़र जाकर इधर तुलसी राम के ऊपर पहुंचता तो इधर खुद जाती अपने ही घर में तौ तरीके से चाय पानी की व्यवस्था करती और ले जाती, मीठी मीठी बातें कर चाय पानी पकड़ा देती। लेकिन तुलसी राम जो होता है इधर सविता के हाव भाव को देखकर समझ जाता है कि बस करो, अब सविता भी हमारे ऊपर पूरी तरह से फोकस मारना शुरू कर दे रही है। और तभी एक दिन जैसे शाम का टाइम होता है अब इधर खुद तुलसी राम विश्वकर्मा अब टपरी में जब पहुंचता है तो पता चलता है कि पुन्नू लाल जो होता है मौके पर बाजार गया हुआ है और उसी वक्त घर के अंदर जाता है। लेकिन सविता जो होती है वहीं कुछ दाल और दलिया दर्द होती है, लेकिन उसके शरीर पर सिर्फ 2 ही कपड़े होते हैं। लेकिन इस अवस्था को देखकर तुलसी राम जो होता है पूरी तरह से दीवाना से हो जाता है। लेकिन इधर जैसे सविता की नज़र अब तुलसी राम के ऊपर पहुंचती है, पहुंचने के बाद 3-4 बार मीठी बात करते हैं और उसी वक्त तुलसी राम जो होता सविता के पास पहुंचता है, उसकी खूबसूरती का इतना तारीफ कर देता है, उसके कर्म के इतने पुल बांध देता है, जिसकी वजह से अब सविता जो होती है खुशी में का कोई ठिकाना नहीं लगाती। तरह तरह की बात करते हैं, वहाँ घंटों बात चलते हैं और घंटों बातों में अब सविता जो होती है तुलसी राम की बातों में उलझ जाती है। फिर वहीं तुलसी राम को इशारा मारती है, फिर ले जाती है उसी टपरी में, दोनों के बीच अनैतिक संबंध पनपा देती है। और संबंध का जो सिलसिला होता है अब उसी दिन से सविता और तुलसी राम के बीच बेधड़क चलने लग जाते हैं कि जब भी अब शाम या दोपहर का टाइम होता, कभी भी पुन्नू लाल अब बाजार जाता या दूर खेत में कहीं व्यस्त होता तो फ़ायदा देख कर खुद इधर सविता फ़ोन कर तुलसी राम को उसी टपरी में बुलाती, अपने रिश्ते को अंजाम देती। लेकिन धीरे धीरे इनके प्रेम संबंध के जो रिश्ते होते चलते चलते अब 1.5 साल का वक्त बीतने का हो जाता है। लेकिन ना इसकी खबर कभी पुन्नू लाल आदिवासी को लगता है, ना इधर कभी तुलसी राम के परिवार वालों या रिश्तेदारों को लगता है। लेकिन समय ऐसे बीतने लग जाता है, तभी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है राजू की जो निगाह होती है अचानक एक दिन दोपहर के टाइम टपरी में जाते हुए तुलसी राम के ऊपर पड़ जाता है। वह माजरा समझ जाता है। लेकिन राजू जाता है गाँव में, लोगों के कानों में इन संबंधों की जानकारी देता, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन तभी इसकी खबर जाकर पुन्नू लाल को लग जाता है और जैसे पुन्नू लाल खबर पाता है तो पूरी तरह से हताश तक हो जाता है।
लेकिन वह बिना सच्चाई जाने अपनी पत्नी के सामने अपनी मन की बात कभी रखना ही नहीं चाहता था। और तभी एक दिन जैसे सुबह का टाइम होता है तो उसी वक्त पुन्नू लाल आदिवासी जो होता है अपनी पत्नी से यही बात कहता है कि सविता आज हमें मार्केट जाना है और हो सकता है हमें यहाँ शाम तक टाइम लग जाए और हम जा रहे हैं। लेकिन सविता से जब यह उसका अपना जो पति होता है अब पुन्नू लाल कर देता है तो कविता के चेहरे पर खुशी की एकदम झलक आ जाती है। लेकिन पुन्नू लाल उसी वक्त एक बोरा लेता और साइकिल लेता और साइकिल लेकर चलाते चलाते अब वहाँ खेत से निकल जाता। लेकिन जैसे ही अब खेत से पुन्नू लाल ओझल होता है तो सविता अपनी मोबाइल निकालती है और उसी वक्त कॉल करती है तुलसी राम प्रेमी के पास और खबर देती है कि तुम्हारे पास आज काफ़ी ज़्यादा मौका है। और मौका समझ जाता है कि उसी वक्त जो होता है तुलसी राम पहुँचता और उसी टपरी में घुसने के बाद दोनों एक दूसरे के सामने मशहूर हो जाते हैं। लेकिन जैसे कुछ घंटे वक्त बीतते तो उसी वक्त जो होता है अब दरवाजे पर किसी की बड़ी जोर से खटखटाने की आवाज़ आती है। अब इधर सविता ढंढना कर उठती है, लेकिन जैसे दरवाज़ा खोलती है तो उसी वक्त उसका जो अपना पति होता है सामने खड़ा होता है पुन्नू लाल। पुन्नू लाल को देखकर पूरी तरह से सविता का जो चेहरा होता है हड़बड़ा सा जाता है और वहीं कह बैठती कि बड़ी जल्दी आ गए, कह रहे थे शाम के टाइम आएंगे, लेकिन यह बात कैसे हो गया। और उसी वक्त जो होता है पुन्नू लाल कहने लग जाता है क्या हमें आना नहीं चाहिए था, अभी टाइम सही नहीं है। लेकिन वहीं अपनी पत्नी को हाथ लगाता है और हाथ लगाने के बाद अलग करता है। लेकिन अपनी पत्नी का जब चेहरा देखता है तो माथे की जो बेदिया होती है, जो साड़ी की जो अवस्था होती है, जो पल्लू की जो अवस्था होती है, उसके मन में कई तरह की शंकाएं जन्म लेती है। लेकिन जैसे 4 कदम आगे बढ़ाता है तो देखता है कि सामने जो होता है अब इधर सीधा का सीधा तुलसी राम विश्वकर्मा बैठा हुआ है। और वहीं देखकर 2-4 बार नज़र अपनी पत्नी के ऊपर मारता है और तुलसी राम विश्वकर्मा से कहने लग जाता है कि यार आज हमारे घर में तुम्हारा कैसे आने हुआ, आखिर दरवाज़ा बंद क्यों था। इस तरह की जब सवाल जवाब वहाँ जैसे ही तुलसी राम से करता, तुलसी राम कहने लग जाता है यार हम तुम्हारा यहाँ पर बैठकर बड़ी देर से अब वेट कर रहे थे, चलो तुम आ गए, आज हमारा काम बन जाएगा। लेकिन उसी वक्त जो होता है तुलसी राम कह देता है कि आज हमें मौका नहीं दिख रहा है, कल हम तुमसे बात करें। लेकिन तुलसी राम वहाँ से निकल जाता है और वहीं पर अपनी पत्नी को जब पाता अकेले में तो वहीं शंका की वजह से पूछताछ करने लग जाता है कि क्या कारण था। लेकिन इधर जो होती है सविता बातों में उलझ जाती है, लेकिन अपने बातों में उलझाते हुए कहने लग जाती है कि तुमसे मुलाकात करने के लिए आया हुआ था, बच्चा नाश्ता पानी कर ही रहा था, लेकिन तब तक आप आ गए। लेकिन इधर पुन्नू लाल को यकीन नहीं होता, उसके मन में शंकाएं जन्म ले लेता है कि बस करो हमारी पत्नी घर के अंदर कुछ ना कोई बड़ी खेल रही होती है। लेकिन इधर सविता थी बड़ी चालाक, अपने पति को अपने प्यार वाली बातों में लेती, फिर अपने ही कमरे में ले जाती है, फिर वहीं दोनों पति पत्नी की तरह अपने रिश्तों को अंजाम देते हैं। लेकिन इधर दूसरे दिन से जो होता है पुन्नू के मन में शंकाएं तो घर कर जाते हैं। और लेकिन इसी वक्त जाते ने एक ऐसा कदम उठा बैठता, करने लग जाता कि आज के बाद इस टपरी में कभी भी तुलसी राम नहीं आना चाहिए। सविता भी समझ जाते कि बस करो हमारे पति को पूरी तरह से हो गया है कि तुलसी राम हमारे बीच क्या चल रहा है। लेकिन इधर खुद सविता तुलसी राम को एक एक खबर देते थे और तुलसी राम और इधर सविता दोनों सतर्क हो जाते। जब भी तौ तरीके का मौका देखने के बाद सविता खुद खाल लगाती और लगाने के बाद इधर तुलसी राम खबर पाता और उसी टपरी में आता, फिर रिश्तों को अंजाम देता। अब रिश्ते को जो सिलसिला होता है अब बेधड़क चलने लग जाता है। लेकिन दोबारा इसकी खबर पुन्नू लाल आदिवासी को चल जाता है, यहाँ तक उसके रिश्तेदार को लग जाता है। और लगने के बाद जब रिश्तेदार इधर पुन्नू लाल के टपरी में आना जाना शुरू कर देते हैं तो सविता को भी तौर तरीके से समझाने लग जाते हैं, इधर संस्कारों की अहमियत समझाते हैं। सविता भी समझ जाती है कि आखिर हमें ऐसी कोई गलती का कदम आगे चलकर नहीं उठाना चाहिए जिससे हमारे परिवार को भारी नुकसान हो। सविता को समझ आ जाता है अब जब कभी भी इधर तुलसी राम सविता के पास कॉल करता, सविता जो होती है फ़ोन को खट कर देती है। वो अभी सोचने लग जाती है कि हमें जो होता दूरी बनाने चाहिए। लेकिन जब भी टपरे के करीब आता तो उसी वक्त सविता जो होती नज़र मिलाकर तो वहाँ दोबारा खड़ी होने की हिम्मत ना करती और टपरी में जाकर कहीं ना कहीं कोना ठेल लेती और इधर तुलसी राम समझ जाता। लेकिन इधर रोज़ का आना जाना ऐसा जो सविता को अच्छा नहीं लगता। और इसी बीच इसकी जो खबर होता है यहाँ जाकर सविता अपने भाई अब टिल्लू को दे देती है और टिल्लू जैसी खबर पाता उसी वक्त कहने लग जाता कि बहन ज़िंदगी तुम्हारी आगे बहुत पड़ी है, अपनी ज़िंदगी अपने हाथों में रखो, बदनामी तुम्हारे हाथों में है। यह सब समझ जाती है और सविता ठान लेती है कि अब हमें कोई ना कोई अहम फैसला लेना पड़ेगा ताकि कभी भी हमारे रास्ते में अब इधर तुलसी राम विश्वकर्मा ना आए। और उसी दिन से सविता भी सोचने लग जाती है
तभी वह एक खतरनाक फैसला लेती है। उसी फैसले के तहत अपने भाई टिल्लू को शामिल कर लेती है। इधर जैसे ही 8 जनवरी साल 2024 का दिन होता है तो उसी वक्त इधर अपना झोला झम्मल लेती है और लेने के बाद सविता जो होती है अपने ही मायके अब साई खेड़ा पहुंच जाती है। उसका एक अपना प्लान का हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तो लोग हमारे प्लान के बारे में जानकारी तक नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही अब 2 दिन का वक्त बीतता है तो वही 11 जनवरी अब साल 2024 का 1 बजे के आसपास टाइम होता है तो साई खेड़ा से अपने ससुराल पहुंच जाती अपने ही टपरी में। और लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त अपने प्लान के तहत तुलसीराम विश्वकर्मा को फ़ोन कर देती, कहने लग जाती आज मुलाकात हमारी तुम्हारी ऐसी होगी, हो सकता है तुम कभी सपने में ना भूल पाओ। यह बात जब तुलसीराम विश्वकर्मा पाता है उसी वक्त उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि लगभग महीने का वक्त बीत जाता है, दोनों का मिलन ना हो पाता है, जिसके बाद तुलसी की मन हिलोरे मार रहे होते हैं। और तुलसी जब इस तरह का ऑफर पाता है तो वह उसको ठुकराने के लिए कतई सोच नहीं पाता है और दुकान पे जाकर सेफ्टी पैक लेता है और लेने के बाद बिना टाइम गंवाए जो होता है और जैसे ही टपरी की ओर पहुँचता है तो पता चलता है वहाँ सविता और ना इधर पुल्लाल दिखाई दे रहे हैं। तुलसी ने अपना मोबाइल निकालने के बाद अब सविता को कॉल कर सविता कहने लग जाती है कि इस समय हम जो मोतिहार जंगल है उसी जंगल में खड़े हुए हैं और वहीं आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है बड़ा ही अजीब माहौल है, बड़ा खुशनुमा माहौल है। और तुलसीराम विश्वकर्मा जब यह खबर पाने के बाद उसी जंगल में घुस जाता है और घुसने के बाद इधर जैसे ही अब तुलसीराम सविता को देखने के बाद एक प्यार के आगोश में लेने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन सविता अपने ही मायके से लाई हुई एक तेजधार हथियार निकालती है और निकालने के बाद एक के बाद एक वार तुलसीराम के ऊपर करना शुरू कर देती है। और एक झपट्टे के अंदर जो होता है इधर तुलसीराम विश्वकर्मा इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन वहीं पर टिल्लू भी खड़ा होता है। टिल्लू उसी वक्त आता है, आने के बाद अब इधर पूरी तरह से सबूत मिटाने के लिए एक पत्थर लेता है और तुलसीराम के चेहरे पर बेहतर तरीके से प्रहार करता है ताकि चेहरा पहचान में न आए। और दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद पूरी तरह से एक भी कपड़ा तुलसीराम के शरीर पर ना छोड़ते हैं और उसी एक बोरी में डंप कर लेते हैं और ले जाते हैं तो कुछ दूर पर और कपड़ा व हथियार छुपा देते हैं और दूसरी बोरी खोलते हैं। उसी बोरी में ले जाकर तुलसीराम विश्वकर्मा के बोरी को तौर तरीके से डंप करते हैं और उसी में काफ़ी भरकम पत्थर लेते हैं और दोनों उसी को लेते हैं और लेने के बाद अपने हाथों से कुछ दूर सफ़र तय करते हैं। वहाँ तालाब होता है, उसी तालाब में ले जाकर तौर तरीके से तुलसीराम के बोरी को उसी बोरी से डंप कर देते, फिर वहाँ से दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों अब पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद जाकर सविता और टिल्लू के तहरीर पर आता है, पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह से सन्नस रह जाती है और पुलिस की टीम इधर सविता की तहरीर पर उसके अपने भाई टिल्लू को अपने कस्टडी में जाकर उसके मायके से साई खेड़ा से लेती है और लेने के बाद दोनों को ले जाती वहाँ के ही अब कोर्ट में पेश किया जाता। कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में अब मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे बीबर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे बीबर संजीव शर्मा फतेहाबाद आगरा शहर के रहने वाले हैं, इधर आदेश कोहली फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हरिहर सिंह चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और नजमुद्दीन पाँचों भाई हमीरपुर ऊपरी के रहने वाले हैं और श्यामलाल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, सत्येंद्र सिंह मध्य प्रदेश के और राजेंद्र सिंह भी मध्य प्रदेश के और गोजेंद्र पांडे उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।